हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग ने जो अभी तक जो पढ़ा है वो फर्स्ट मॉड्यूल था सिग्नल एंड सिस्टम का, या फिर बोल सकते हैं बेसिक्स। जितना सिग्नल एंड सिस्टम में रिक्वायर्ड होता है आगे फर्दर कंटिन्यू करने के लिए, उतना अभी तक ने हम लोग देखा। ठीक है, अब आगे क्या करना है, इस पे बेस्ड कुछ कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है, कुछ बहुत ही अच्छे कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं उस पे बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। और ये न्यूमेरिकल्स आपके हर एक कंसेप्ट को बहुत ही क्लियर कर देगा और स्ट्रॉन्ग कर देगा, ये मेरी गारंटी है। जब आप इन न्यूमेरिकल्स को एक बार सॉल्व कर लेंगे तो आप कोई भी बुकलेट या कोई भी टेस्ट सीरीज़ या किसी भी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस को अभी तक जितना पढ़े हैं उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो उसको आप आराम से बना सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के, अगर आप एक बार इन सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे तो। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। अभी तक हम लोग ने स्टार्टिंग किया था सिग्नल एंड सिस्टम से। ठीक है, सबसे पहले बेसिक्स पढ़े थे, डेफिनेशंस पढ़े थे सिग्नल्स एंड सिस्टम के। फिर देखा था बेसिकली सिग्नल्स कितने टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस और एनालॉग सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। क्लियर है। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स देखे थे, जैसे कि एनर्जी एंड पावर सिग्नल, इवन एंड ऑड सिग्नल, काउजल एंड नॉन काउजल सिग्नल, इसी तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स देखे थे। फिर हम लोगों ने बेसिक सिग्नल्स देखे थे जिसे हम लोग टेस्ट सिग्नल्स भी बोलते हैं, जैसे इम्पल्स फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, रैम्प फंक्शन, रेक्टेंगुलर फंक्शन, ट्रायंगुलर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। तो ये सारे बेसिक सिग्नल्स, या फिर हम लोग इनको बेसिकली टेस्ट सिग्नल्स भी बोलते हैं। टेस्ट सिग्नल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास जितने भी सिस्टम्स होते हैं LTI सिस्टम्स, उनकी बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए, या भी किसी भी सिग्नल एंड सिस्टम में किसी भी सिस्टम के बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं टेस्ट सिग्नल्स का यूज़ करते हैं। इसीलिए हम लोग इन्हें जनरली टेस्ट सिग्नल्स बोलते हैं। क्लियर। तो हम लोग ने देखा, फिर इम्पल्स फंक्शंस की कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ देखी। ठीक है, उन पे भी बेस्ड अभी हम लोग ने कुछ न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी कर चुके हैं, और अभी हम लोग आज उन पे ही बेस्ड, उन सारे प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड कुछ बहुत ही अच्छे कंसेप्चुअल्स न्यूमेरिकल्स करेंगे, विच आर नॉर्मली आस्क्ड हियर एंड देयर इन ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम्स। क्लियर। फिर हम लोग ने सिस्टम्स देखा, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स देखा, उसमें भी काउजल एंड नॉन काउजल सिस्टम, स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम, इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम्स। तो देयर आर वेरियस सिस्टम्स जिसे हम लोगों ने कवर किया। ठीक, अब हमारे पास क्या बच जाता है, फिर हम लोगों ने पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स देखा। वहाँ पे हम लोगों ने सिग्नल्स के पीरियड निकालना सीखा, कैसे हम लोग सिग्नल्स की पीरियड निकालते हैं। ठीक, अब आते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज हमें बेसिकली क्या करना है, आज हमें बेसिकली सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और उन कंसेप्ट को और ज़्यादा शार्प करना है। ठीक है, इतना ज़्यादा शार्प कर लेना उन सारे कंसेप्ट को कि अगर आपने आपसे कभी भी कोई कुछ पूछे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो जो आप जवाब दे, जो आंसर दे, वो 100% करेक्ट हो, और आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि आपने जो बोल दिया है वो एकदम 100% करेक्ट ही है, उसे कोई काट नहीं सकता, उसे कोई गलत नहीं साबित कर सकता। आपको इतना कॉन्फिडेंस ला देना है सिग्नल एंड सिस्टम में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले बेसिक्स क्वेश्चंस लेंगे, जो बेसिक क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़े मीडियम लेवल में, उसके बाद थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में जाएंगे। ठीक है, तो हमें पता है यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, और अगर हमसे कोई बोले कि u ऑफ n-3 को प्लॉट करना है, u ऑफ n-3 को प्लॉट करना है। ठीक है, चलिए हमें मान लेते हैं अभी तक हम लोगों ने हमें जितना पढ़ा है, अगर वो हमें याद नहीं भी है तो हमें इस क्वेश्चन को देख के पहले क्या देखना, अगर हमें इतना पता है कि यूनिट स्टेप क्या होता है, उससे भी अगर वो भी पता है, अगर हमें शिफ्टिंग नहीं भी पता तब भी हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यूनिट स्टेप क्या होता है, जो n > 0 के लिए हर एक टाइम इंस्टेंट पे वन वैल्यू लेता हूँ। ठीक है, वन वैल्यू ले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट स्टेप। वो कंटिन्यूस डोमेन में हो गया। और डिस्क्रीट डोमेन में से क्या बोलते हैं, u ऑफ n से डिनोट करते हैं, वहाँ u ऑफ t से डिनोट करते थे। ठीक है, वहाँ कंटिन्यूस यूनिट स्टेप बोलते हैं, इसे डिस्क्रीट यूनिट स्टेप बोलते हैं।
तो ये हो गया हमारा u ऑफ n। तो u ऑफ n अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें, प्लॉट करना चाहें, ये हमारा u ऑफ n है और ये हमारा n है। तो अगर हम लोग प्लॉट करना चाहें तो u ऑफ n क्या होता है, n इक्वल्स टू 0 पे भी 1 वैल्यू लेता है, इसकी वैल्यू n इक्वल्स टू 0 पे भी 1 होती है, n इक्वल्स टू 1 पे भी 1 होती है, n इक्वल्स टू 2 पे भी 1 होती है, n इक्वल्स टू 3 पे भी 1 होती है, 4 पे भी 1 होती है और अप टू इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू 1 ही होती है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, u ऑफ n माइनस 3। हमें बस इतना पता होता है कि u ऑफ n हमेशा t n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए वैलिड होता है, मीन्स वो 1 वैल्यू कब देता है, जब n हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। अब u ऑफ n माइनस 3 है तो हमें कुछ नहीं करना, अंदर का वैल्यू सिर्फ 0 की इक्वेट कर देना, क्योंकि हमारा इंस्टेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 0 से। तो ये क्या हो जाएगी, n इक्वल्स टू 3 हो जाएगी। मीन्स हमारा जो सिग्नल है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो 3 से स्टार्ट होगा। अगर हमें शिफ्टिंग पता होती है, अगर हमें शिफ्टिंग पता होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट शिफ्टिंग इसे n इक्वल्स टू 3 पे शिफ्ट कर देते हैं। बट अगर मान लेते हैं कि हमने शिफ्टिंग हमें शिफ्टिंग नहीं याद है, हम भूल गए शिफ्टिंग, तो क्या करेंगे, अंदर की वैल्यू को सिर्फ 0 पुट करना है, जो वैल्यू आई यहाँ से हमें सिग्नल स्टार्ट होगा। क्यों सिग्नल स्टार्ट होगा, मान लीजिए अगर n की वैल्यू हम लोग 2 ले लें तो ये क्या हो जाएगी, 2 माइनस 3 u ऑफ माइनस 1। मीन्स जो पहले सिग्नल 0 पे था वो अब कहाँ पे होगा, u ऑफ माइनस 1 पे। तो ये वैलिड नहीं है, u ऑफ माइनस 1 वैलिड नहीं है, क्योंकि हमें पता है सिग्नल हमारा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, u ऑफ 0 से। तो n इक्वल्स टू अगर हम 3 लें तो ये क्या आएगा, u ऑफ 3 माइनस 3 यानी u ऑफ 0। तो ये वैलिड है, क्योंकि हमें पता है u ऑफ 0 क्या होता है, डिस्क्रीट टाइम डोमेन में u ऑफ 0 हमारा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा वैलिड सिग्नल है। तो हमारा सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होगा, n इक्वल्स टू 3 से। क्लियर यहाँ तक, चलिए। तो ये हो गई समझने की बात। तो हमें क्या निकालना है, u ऑफ n माइनस 3 निकालना। तो हमें कुछ नहीं करना, बस इसे क्या करना है, 3 यूनिट स्टेप 3 स्टेप शिफ्ट कर देना है। तो ये n इक्वल्स टू 0, ये 1, ये 2, ये 3। तो हमारा जो सिग्नल है ये यहाँ से स्टार्ट होगा। वन टू नहीं, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये कंटिन्यू हो जाएगा। और ये जो अब हमारा सिग्नल बन गया ये u ऑफ n माइनस 3 बन गया। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अब हमें क्या करना है, इतना दिमाग नहीं लगाना। जब भी हमें शिफ्टिंग का प्रॉपर्टी यूज़ करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए शिफ्टेड वाला, बस उसे क्या करना है, जैसे u ऑफ n माइनस 4 रहता तो 4 यूनिट आगे शिफ्ट कर देते, u ऑफ n प्लस 4 रहता तो 4 यूनिट पीछे शिफ्ट कर देते। क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो है वो है डेल ऑफ n माइनस 5। ठीक है, तो अगर हम डेल ऑफ n प्लॉट करें तो डेल ऑफ n क्या होता है, डेल ऑफ n क्या होता है, n इक्वल्स टू 0 पे, n इक्वल्स टू 0 पे कितनी वैल्यू लेता है, 1। डेल ऑफ n क्या होता है, n इक्वल्स टू 0 पे कितनी वैल्यू लेता है, 1। और डेल ऑफ n माइनस 5 क्या होगा, फिर 5 यूनिट क्या करेंगे, इसे हम लोग आगे शिफ्ट कर देंगे। ये डेल ऑफ n माइनस 5 हो जाएगा और ये 5 पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो ये सारे बेसिक सिग्नल्स हैं, बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमें सिग्नल एंड सिस्टम में कुछ नहीं आता। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट भी बैठा हुआ है, कोई ऐसा स्टूडेंट भी लेक्चर देख रहा है जिसे सिग्नल एंड सिस्टम, जिसने अभी तक पढ़ा ही नहीं, उसे भी समझ में आना चाहिए, और जिसकी बेसिक्स क्लियर है थोड़ी बहुत, उसे भी समझ में आना चाहिए। तो हर एक स्टूडेंट को उतना ही समझ में आना चाहिए, मैं यही ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इम्प्रूव होते जाएगा। ये हमारा सिग्नल है, ये y ऑफ n इक्वल्स टू x ऑफ n प्लस एक्स एन माइनस वन, एक कोई सिस्टम दिया हुआ है जिसमें अगर इनपुट हम लोग xn दे तो yn हमें क्या मिलेगा, x ऑफ n प्लस एक्स ऑफ n माइनस वन। ये हमें एक सिस्टम दिया हुआ है y ऑफ n इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ n प्लस एक्स ऑफ n माइनस वन। अगर हम लोग इनपुट x ऑफ n दे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, x ऑफ n प्लस एक्स ऑफ n माइनस वन। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये इस सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा। मीन्स हम लोग ने जितने क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स पढ़े थे, लीनियर, नॉन लीनियर, स्टेबल, नॉन स्टेबल, डायनेमिक, काउजल, नॉन काउजल, टाइम इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल, तो वो सारे को चेक करना है कि ये कौन कौन सा सिस्टम बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, वन बाय वन हमें क्या करना है, सारा जितने भी क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़े थे, जितने भी क्लासिफिकेशन सारे के लिए इसे चेक करना है कि ये कौन कौन से बिहेवियर शो करेगा और कौन कौन से नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग लीनियरिटी चेक करते हैं। लीनियरिटी चेक करते हैं तो हमें लीनियरिटी के लिए चेक करने के लिए क्या पता है, हम लीनियरिटी कैसे चेक करते हैं, पहले एडिटिविटी, ठीक है, फिर होमोजिनिटी। तो पहले हम लोग क्या लेते हैं, x1 ऑफ n लेते हैं। तो x1 ऑफ n अगर लिए तो y1 ऑफ n क्या मिलेगा हमें, x1 ऑफ n प्लस x ऑफ n माइनस वन, x1 ऑफ n माइनस वन। और x2 ऑफ n लिए, अगर इनपुट में x2 ऑफ n है हमारे पास तो इसका आउटपुट क्या होगा, x2 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n माइनस वन। और अगर हमारे पास इनपुट में आप लेते हैं x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n, ठीक है। अब हमारे पास इनपुट में क्या प्रेजेंट है, x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n, तो हमें क्या मिलेगा, x1 ऑफ n, जहाँ x ऑफ n था वहाँ क्या आ जाएगा, x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n, x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n, ठीक है। ये जहाँ पे x ऑफ n था वहाँ x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n आ गया, प्लस जहाँ x ऑफ n माइनस वन था वहाँ क्या आ जाएगा, x1 ऑफ n माइनस वन प्लस x2 ऑफ n माइनस वन, x1 ऑफ n माइनस वन प्लस x2 ऑफ n माइनस वन। क्लियर। तो ये अगर हम लोग इनपुट x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n दे तो ये क्या, ये वाला पूरा सिग्नल इन दोनों सिग्नल के समेशन के बराबर आ रहा है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। क्या चेक करना है कि ये जो पूरा सिग्नल आया ये फर्स्ट टू सिग्नल्स के समेशन के बराबर के आया कि नहीं। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, x1n प्लस x2n, यहाँ भी मिल रहा है x1n प्लस x2n, और यहाँ मिल रहा है x1 ऑफ n माइनस वन प्लस x2 ऑफ n माइनस वन, तो यहाँ भी मिल रहा है x1 ऑफ n माइनस वन प्लस x2 ऑफ n माइनस वन। मीन्स ये लीनियरिटी को फॉलो कर रहा। क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, होमोजिनिटी चेक करेंगे। होमोजिनिटी चेक करेंगे तो पहले क्या देते हैं, मान लीजिए हम इनपुट में देते हैं a x1 ऑफ n, तो क्या हो जाएगा, a x1 ऑफ n प्लस x1 ऑफ n माइनस वन। क्लियर। और फिर देते हैं b x2 ऑफ n, तो यहाँ क्या आ जाएगा, b x2 ऑफ n माइनस वन प्लस
x2 ऑफ n माइनस 1, ठीक है, सॉरी ये आ जाएगा x2 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? ये क्या हो गया, x1 ऑफ n प्लस x1 ऑफ n माइनस 1 और ये x2 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n माइनस 1। अब हमें क्या देखना है कि अगर इनपुट को हम लोग ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, ax1n प्लस bx2n। तो यही रिलेशन हमें आउटपुट में भी मिल रही कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? ax1 ऑफ n के लिए क्या है, ax1 ऑफ n प्लस x1 ऑफ n माइनस 1। bx2 ऑफ n के लिए क्या है, bx2 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n माइनस 1। तो हमें एग्जैक्टली सेम मिल रहा है यहाँ पे, मतलब इनपुट में अगर हम लोग जो चेंजेस कर रहे हैं आउटपुट में भी वो चेंजेस दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, ये होमोजेनिटी को भी फॉलो किया। इसने होमोजेनिटी को भी फॉलो किया। क्लियर? तो ये सिस्टम कैसा हो गया, ये सिस्टम हमारा हो गया ये लीनियर सिस्टम हो गया। कैसा सिस्टम हो गया, लीनियर सिस्टम। चलिए हम लोग ने लीनियरिटी तो चेक कर ली, लीनियरिटी तो चेक कर ली। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखते हैं ये सिस्टम काउजल है कि नहीं। ठीक है, अब काउजल चेक करते हैं, काउजल है कि नहीं है। अब क्या चेक करते हैं, ये सिस्टम हमारा काउजल है कि नहीं है। ठीक है, तो काउजल होने के लिए पहले क्या चेक करते हैं, y ऑफ 0 निकालते हैं। तो y ऑफ 0 क्या होगा, x ऑफ 0 प्लस x ऑफ माइनस 1। y ऑफ 1 क्या होगा, x ऑफ 1 प्लस x ऑफ 0। इसी तरह डिफरेंट वैल्यूज़ निकालेंगे, डिफरेंट वैल्यूज़ निकालेंगे। तो कॉजल क्या होता है, कॉजल सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट एंड पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड करे। हम लोग रिवाइज की, हम लोग ने पढ़ा था कॉजल सिस्टम एंड नॉन कॉजल सिस्टम। वहाँ से अगर हम लोग रिकॉल करें तो कॉजल सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो कि सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट एंड पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड करे, ना कि फ्यूचर वैल्यूज़ पे। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कॉजल सिस्टम। तो ये भी क्या कर रहा, प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट पे एंड पास्ट पे। तो ये कैसा सिस्टम हो गया, ये कॉजल सिस्टम हो गया, ये कॉजल हो गया। अगर अब हम लोग देखें कि ये स्टैटिक है या डायनेमिक है, स्टैटिक है या डायनेमिक है। तो स्टैटिक या डायनेमिक हम लोग कैसे चेक करते थे, अगर कोई भी सिस्टम सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड करे तो वो स्टैटिक सिस्टम होता था, नहीं तो डायनेमिक सिस्टम होता था। क्लियर? फिर से सुनिए, अगर कोई भी सिस्टम सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड करे तो वो क्या होता था, स्टैटिक सिस्टम, नहीं तो डायनेमिक सिस्टम। तो ये क्या कर रहा, पास्ट वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा। देखिए यहीं पे हम लोग ने चेक किया था, पास्ट वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर भी पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा। तो ये यानी ये कैसा हो जाएगा, ये डायनामिक हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा सिस्टम हो गया, डायनामिक सिस्टम हो गया। अब आया टाइम वेरिएंट है या इनवेरिएंट है, टाइम वेरिएंट या इनवेरिएंट है। तो जनरली हम लोगों ने क्या बोला था, अगर टाइम स्केलिंग प्रेजेंट है, अगर हमारे सिग्नल में टाइम स्केलिंग प्रेजेंट है तो वो टाइम वेरिएंट होगा, नहीं तो टाइम इनवेरिएंट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, क्या इसमें टाइम स्केलिंग प्रेजेंट है, यहाँ पे भी सिर्फ x ऑफ n है, यहाँ पर भी x ऑफ n है, आगे कुछ स्केलिंग नहीं किया गया है, यहाँ भी आगे कुछ स्केलिंग नहीं किया गया, यहाँ भी कुछ स्केलिंग नहीं किया गया। ठीक है, कोई स्केलिंग नहीं की गई है। तो ये क्या हो गया, ये टाइम इनवेरिएंट हो गया। ठीक है, ये टाइम इनवेरिएंट हो गया। तो ये हम लोग ने चेक किया, सबसे पहले लीनियरिटी, तो ये लीनियर है, कॉजल है, डायनामिक है और टाइम इनवेरिएंट है। क्लियर है? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस x ऑफ t स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम लोग लीनियरिटी चेक करें, सबसे पहले लीनियरिटी चेक करें तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एडिटिविटी। तो x1 इनपुट दिया तो x1 ऑफ t प्लस x1 ऑफ t स्क्वायर मिलेगा, फिर x2 इनपुट दिया तो x2 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t स्क्वायर मिलेगा। दोनों को ऐड किया तो लीनियरिटी आपको मिलेगा, क्या लीनियरिटी ये फॉलो कर रहा है। आप लोग दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लीनियरिटी फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग अपने स्पीड को बढ़ाते हैं, अपने स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग डायरेक्ट भी चेक कर ले तो x1 इनपुट दिया तो x1 ऑफ t प्लस x1 ऑफ t स्क्वायर, x2 इनपुट दिया तो x2 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो इनपुट में जो चेंजेस मिल रहा था आउटपुट में भी मिलेगा, लीनियरिटी को फॉलो किया। फिर आते हैं होमोजिनिटी को, तो ax1 ऑफ t दिया तो ax1 ऑफ t स्क्वायर प्लस ax1 ऑफ t स्क्वायर मिलेगा। फिर bx1 ऑफ t दिया, bx1 ऑफ t दिया तो bx2 ऑफ t दिया तो bx2 ऑफ t प्लस bx2 ऑफ t स्क्वायर मिलेगा। वहाँ पर भी ऐड करके फिर हम लोग देखेंगे तो वो होमोजिनिटी को भी फॉलो करेगा। तो ये सिस्टम बेसिकली कैसा है, लीनियर सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम क्या हो गया, लीनियर सिस्टम। अब कॉजलिटी कॉजल एंड नॉन कॉजल चेक करें, अगर हम लोग कॉजल या नॉन कॉजल चेक करें तो कॉजल सिस्टम क्या होता था, जो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड करे एंड पास्ट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड करे। जो अगर फ्यूचर पे डिपेंड करेगा तो वो नॉन कॉजल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग y ऑफ 1 लिखें, y ऑफ 2 लिखें तो ये क्या हो जाएगा, x ऑफ 2 प्लस और यहाँ t का स्क्वायर करेंगे तो x ऑफ 4। ठीक है, x ऑफ t, तो ये क्या, ये फ्यूचर वैल्यू आ रही, क्योंकि हम लोग ने इनपुट कितना दिया था, t इक्वल्स टू 2 पे अगर चेक कर रहे हैं तो हमें सिर्फ x ऑफ 2 मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ हमें क्या मिल रहा है, x ऑफ 4। तो ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू है। तो ये कैसा सिस्टम हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नॉन कॉजल, नॉन कॉजल सिस्टम। उसी तरह अगर हम लोग स्टैटिक एंड डायनेमिक चेक करें तो स्टैटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता था जो किसी प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करे, लेकिन यहाँ पर हम लोग ने देखा कि ये फ्यूचर वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये डायनेमिक हो जाएगा। ये कैसा सिस्टम हो गया, ये डायनेमिक सिस्टम हो गया। अब बचा टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, तो टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट चेक करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था। सबसे पहले क्या करना है, इनपुट में t0 का शिफ्ट कर देना है। ठीक है, सबसे पहले इनपुट में t0 का शिफ्ट कर देना। फिर सेकेंड केस में क्या करना है, जहाँ जहाँ हमें t दिखे, जहाँ जहाँ t दिखे वहाँ वहाँ t0 से शिफ्ट कर देना है। क्लियर है, सबसे पहले क्या करना है, हमें इनपुट में t0 का शिफ्ट करना है। फिर क्या करना है, सेकेंड स्टेप में जहाँ जहाँ t दिखे वहाँ वहाँ t0 का शिफ्ट करना है। क्लियर है, अगर दोनों सेम आ गया तो टाइम इनवेरिएंट, दोनों डिफरेंट आ गया तो टाइम वेरिएंट। चलिए पहले क्या करते हैं, इनपुट में अगर हम लोग इनपुट में क्या करें, सिर्फ इनपुट में शिफ्ट करें, सिर्फ इनपुट में t0 का शिफ्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, x ऑफ t माइनस t0 मिलेगा। ठीक है, प्लस x ऑफ t स्क्वायर माइनस t0 मिलेगा। क्लियर है, इनपुट में हम लोग ने क्या किया, t0 से शिफ्ट कर दिया। अब सेकेंड में क्या करना है, जहाँ जहाँ t दिखे वहाँ वहाँ शिफ्ट कर देना। जहाँ जहाँ t दिखे सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, रिप्लेस t बाय t माइनस t0। t को किससे रिप्लेस करना है, t माइनस t0 से। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे x ऑफ t था तो यहाँ क्या हो जाएगा, x ऑफ t माइनस t0 प्लस यहाँ x ऑफ t स्क्वायर था तो ये हो जाएगा x ऑफ t माइनस t0 का स्क्वायर। अब आप ये बताइए क्या ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम इक्वल है, ध्यान से देखिए, ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम इक्वल है। फर्स्ट टर्म तो इक्वल है लेकिन सेकेंड टर्म इक्वल नहीं है। यहाँ x ऑफ t स्क्वायर माइनस t0 है, यहाँ x ऑफ t माइनस t0 का होल स्क्वायर है।
तो दोनों बेसिकली डिफरेंट है, तो ये क्या हुआ, डिफरेंट आ गया। डिफरेंट आ गया मतलब टाइम वेरिएंट हो गया। ये कैसा सिस्टम हो गया, टाइम वेरिएंट। ठीक है, मीन्स इसकी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो टाइम के साथ वेरी कर जा रही है। क्लियर यहाँ तक? चलिए, ये हम लोग ने सेकेंड सिस्टम देखा। तो ये हमारा सिस्टम कैसा था, लीनियर, नॉन काउजल, डायनेमिक एंड टाइम वेरिएंट। ठीक, अब मान लीजिए हमें एक सिग्नल दिया हुआ है x ऑफ n इज इक्वल्स टू 1, 2, -1, 3 और 5। ठीक है, ये हमारे पास एक सिग्नल दिया हुआ है जिसकी वैल्यू और -1 पे एरो इंडिकेटेड है। बेसिकली इस एरो का क्या मतलब होता है, बेसिकली इस एरो का मतलब होता है कि ये वाला जो इंस्टेंट है ये n इक्वल्स टू 0 है, इधर +1 +2, इधर -1 -2 एंड सो ऑन। अगर हमारा सिग्नल बड़ा है तो उसी तरह आगे चलता जाएगा। एरो इंडिकेट करता है कि हमारा 0 इंस्टेंट वाला सिग्नल कौन सा है। ठीक है, तो ठीक है, ये क्या है, x ऑफ n हमें क्या शो कर रहा है कि x ऑफ n की वैल्यू कितनी है, n इक्वल्स टू 0 पे -1 है, n इक्वल्स टू 1 पे 3 है, n इक्वल्स टू 2 पे 5 है, n इक्वल्स टू -1 पे 2 है, n इक्वल्स टू -1 पे 2 है और n इक्वल्स टू -2 पे 1 है। क्लियर? तो ये सिग्नल हमें शो कर रहा है x ऑफ n की डिफरेंट वैल्यूज। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसे इम्पल्स फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसे इम्पल्स फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमें पता होता है, क्या पता होता है, डेल्टा ऑफ n क्या होता है, 1 फॉर n इक्वल्स टू 0 एंड 0 फॉर n डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और डेल्टा ऑफ n माइनस n नॉट क्या होता है, ये 1 होता है फॉर n इक्वल्स टू n नॉट और 0 हो जाता है जब n हमारा n नॉट के बराबर ना हो। क्लियर? तो अगर हम लोग इसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो सबसे पहले n इक्वल्स टू 0 वाले पे लिखते हैं। तो n इक्वल्स टू 0 पे है मीन्स डेल्टा ऑफ n ही होगा, n इक्वल्स टू 0 पे है यानी डेल्टा ऑफ n होगा। और आगे की जो वैल्यू है उसे हम लोग एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा माइनस डेल्टा ऑफ n। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस डेल्टा ऑफ n, ये पहली वाली। क्लियर? अब आते हैं 3 सेकेंड पे। सेकेंड में क्या है, 3 है वैल्यू, तो 3 है यानी उसकी एम्पलीट्यूड 3 है। ठीक है, और वो शिफ्टेड है, शिफ्टेड कहाँ पे है, 1 पे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ n-1। क्लियर? डेल्टा ऑफ n-1। फिर थर्ड पे आते हैं, तो थर्ड पे भी इम्पल्स कहाँ पे है, 5 मैग्नीट्यूड का इम्पल्स प्रेजेंट है एट n इक्वल्स टू 2, तो ये 5 डेल्टा n-2। फिर जो आई वैल्यू ये 2 है, लेकिन ये कहाँ पे है, n इक्वल्स टू -1 पे है। तो n इक्वल्स टू -1 को हम लोग इम्पल्स फंक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल ऑफ n+1, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग नेगेटिव एक्सिस की तरफ आएंगे वो प्लस हो जाएगा, y पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाते जाते ये नेगेटिव से डिनोट होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 डेल्टा ऑफ n+1। ठीक है, अब आते हैं, फिर क्या हो गई वैल्यू 1 को 1 नहीं लिख सकते या नहीं भी लिख सकते, डेल्टा ऑफ n+2। तो ये बेसिकली हमारा सिग्नल हो गया x ऑफ n किसके फॉर्म में, x ऑफ n इम्पल्स फंक्शन के फॉर्म में। ठीक है, डिस्क्रीट इम्पल्स भी बोल सकते हैं इसको क्योंकि डिस्क्रीट टाइम डोमेन में है। तो ये हमारा इम्पल्स फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हम लोग ने ऐसा प्रॉब्लम नहीं किया था, इसीलिए अब हम लोग को इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा टाइम लगा। हम लोगों ने अभी तक ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखा था, इसीलिए हम लोगों को इस प्रॉब्लम में क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम लगा। अब अगर कभी भी ऐसा प्रॉब्लम मिले तो हम लोग तुरंत उसे सॉल्व कर सकते हैं, तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि y ऑफ n दिया हुआ है हमें 2, 3, -2, 5
7 8, ठीक है। 0 कहीं भी इंडिकेटेड है, मान लीजिए 5 पे इंडिकेटेड है, ठीक है, 5 पे एरो प्रेजेंट है, मीन्स 5 पे क्या n इक्वल्स टू 0, तो हम लोग तुरंत लिखेंगे इसे, क्या तुरंत सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे 5 डेल्टा ऑफ n, फिर क्या 7 डेल्टा ऑफ n माइनस 1, फिर क्या करेंगे 8 डेल्टा ऑफ n माइनस 2, इधर आएंगे -2 डेल्टा ऑफ n प्लस 1, फिर 3 डेल्टा ऑफ n प्लस 2, फिर क्या आएगा 2 डेल्टा ऑफ n प्लस 3, 2 डेल्टा ऑफ n प्लस 3। क्लियर है? तो ये फटाक से हो गया। तो अब हमें इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम को देखते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, हमें जितने टाइप्स के सिस्टम्स हैं हम लोग ने पढ़ के रखे हैं, जितने टाइप्स के सिस्टम्स हम लोग ने पढ़ के रखे हैं, सारे को चेक करना है कि ये कौन कौन सा किस किस टाइप का सिग्नल है, सिस्टम्स है, मीन्स लीनियर है या नॉन लीनियर है, काउजल है या नॉन काउजल है, ठीक है, स्टेबल है या डायनेमिक है, ठीक है, और क्या हो गया, टाइम वेरिएंट है या इनवेरिएंट है, इन्वर्टिबल है या नॉन इन्वर्टिबल है, तो सब कुछ हमें चेक करना है। ठीक है, चलिए पहले एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए आते हैं सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले बात, एक चीज़ तो हम लोग देख के बता सकते हैं, अगर हमें टाइम वेरिएंट या इनवेरिएंट में, अगर टाइम वेरिएंट या इनवेरिएंट पता करना हो तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि अगर हम लोग का कहीं भी मतलब इनपुट और आउटपुट के अलावा, इनपुट और आउटपुट यानी x ऑफ t और y ऑफ t के अलावा कहीं भी t का टर्म प्रेजेंट ना हो, ठीक है, कहीं भी t का टर्म प्रेजेंट ना हो तो वो क्या हो जाएगा, टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं भी t का टर्म प्रेजेंट हुआ तो वो टाइम वेरिएंट हो जाएगा। कैसे? आप लोगों ने क्या बोला था, पहले जहाँ जहाँ इनपुट दिखे वहाँ शिफ्ट कर देना, जहाँ जहाँ x ऑफ t दिखे वहाँ शिफ्ट कर देना, फिर जहाँ जहाँ t दिखे सेकेंड स्टेप में जहाँ जहाँ t दिखे वहाँ शिफ्ट करना। तो अगर कहीं और t रहा इनपुट के अलावा तो वो तो फंक्शन चेंज हो गया ना, वो फंक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट। यहाँ पर देखिए ये जो t प्रेजेंट है ये सिस्टम को क्या बना देगा, टाइम वेरिएंट बना देगा, ठीक है, टाइम वेरिएंट बना देगा। और फिर सेकंड चीज़ आपको क्या बताई थी मैंने कि कभी भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो, ठीक है, कभी भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो तो वो कैसा सिस्टम हो जाता है, डायनेमिक सिस्टम। तो ये कैसा हो जाएगा, डायनामिक हो गया, ठीक है, ये टाइम वेरिएंट एंड डायनामिक हो गया। चलिए अब लीनियरिटी चेक करते हैं। तो लीनियरिटी चेक करने के लिए कुछ नहीं है, पहले x1 ऑफ t के लिए चेक करेंगे तो ये क्या आएगा, 2t dy1 ऑफ dt प्लस 4y1 ऑफ t इज इक्वल्स टू 2x1 ऑफ t, फिर 2t dy y2 के लिए dt प्लस 4y2 ऑफ t इज इक्वल्स टू 2x2 ऑफ t। अब इस इक्वेशन को क्या कीजिए, इसको 1 लिखिए, इसको 2 लिखिए, ठीक है। अब दोनों को ऐड कीजिए तो आपको इनपुट और आउटपुट रिलेशन ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। तो यहाँ क्या करना है, होमोजेनिटी और अथी को एक होमोजेनिटी और एडिटिविटी को एक स्टेप में सॉल्व कर लेना है। यहाँ a से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ b से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को ऐड कर लेना। अगर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, 2t a dy1 अपॉन d2 dt प्लस b
dy2 अपॉन dt। ठीक है, यहाँ 4 कॉमन हो जाएगा, प्लस 4 y1 ऑफ t प्लस a y1 ऑफ t प्लस b y2 ऑफ t, a y1 ऑफ t प्लस b y2 ऑफ t इज इक्वल्स टू 2 a x1 ऑफ t प्लस b x2 ऑफ t। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, इस फॉर्म को बहुत ही अच्छे वे में याद कर लेना, समझ लेना और याद भी कर लेना। इस फॉर्म को बहुत ही अच्छे वे में याद कर लेना और समझ भी लेना है। 2t जब भी हमारा फंक्शन, जब भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फंक्शन है और हमें लीनियरिटी चेक करनी हो, तो अगर वो हमारा जो इक्वेशन बन के आ रहा हो वो कुछ इस फॉर्म में बन के आ रहा हो, a अगर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल होगा तो a d² अपॉन dy² अपॉन dt होगा, फिर b dy2² अपॉन dt² होगा, प्लस फिर 4 ay1t प्लस by2t है, और इधर भी ax1t प्लस bx2t है। मीन्स अगर हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में बन के आ रहा तो ये हमेशा लीनियर होगा, ये हमेशा कैसा होगा, लीनियर। ठीक है, आप एक बार क्या कर सकते हैं, एक बार इसको फिर से चेक कीजिए, इस इक्वेशन को फिर से चेक कीजिए, आपके लिए आप घर पे चेक कीजिए और यहाँ t हटा दीजिए और इसको एक बार फिर से चेक कीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन ले लीजिए, आप लोग इसको चेक करके देखिए ये क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है या नॉन लीनियर आ रहा है। क्लियर है? ठीक है, हमें क्या करना है, इस फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, इस फॉर्म में आ रहा है मीन्स हमारा सिस्टम कैसा है, लीनियर है। चलिए, अब क्या करते हैं हम लोग, इम्पल्स फंक्शन की जितने भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हम लोगों ने, ठीक है, इम्पल्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, काफ़ी कंसेप्चुअल होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके कंसेप्ट को और भी ज़्यादा क्लियर कर देगा, आपके न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। अगर ये क्वेश्चन लें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ t² प्लस 2 इंटू डेल ऑफ 2t माइनस 4। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्या, हम लोगों ने इम्पल्स फंक्शन में एक प्रॉपर्टी देखा था मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला जहाँ x ऑफ t इंटू डेल ऑफ t माइनस टी नॉट था, x ऑफ t इंटू डेल ऑफ t माइनस टी नॉट था। तो हम लोग क्या करते थे, t माइनस टी नॉट को 0 से इक्वेट करके t इक्वल्स टू टी नॉट आता था और टी नॉट की वैल्यू यहाँ t के जगह पे पुट कर देते थे, फिर जो हमारा फंक्शन बन के आता था वो हमारा आंसर हो जाता था। क्लियर है? अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, x ऑफ 2t है, x ऑफ t नहीं है। हमने जो इक्वेशन पढ़ा था, हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था या फिर जो भी इम्पल्स के फंक्शन पढ़ी थी उसमें डेल ऑफ t माइनस टी नॉट था, x ऑफ t इंटू डेल ऑफ t माइनस टी नॉट था, ऐसा कुछ था। x ऑफ t इंटू डेल ऑफ t माइनस टी नॉट की वैल्यू निकालनी थी, तो ये क्या देता था आंसर, ये x ऑफ टी नॉट देता था इंटू डेल ऑफ t माइनस टी नॉट। ठीक है, ये क्या वैल्यू देती थी, x ऑफ t इंटू डेल ऑफ t माइनस टी नॉट, x ऑफ टी नॉट इंटू डेल ऑफ t माइनस टी नॉट। लेकिन हमारा यहाँ पे डेल ऑफ t प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको स्केलिंग कर देंगे। ठीक है, स्केलिंग कर देंगे मीन्स क्या कर देंगे, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डेल ऑफ अल्फा टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड अल्फा इंटू डेल ऑफ टी, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे, डेल ऑफ 2t क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा बाहर, t²/2, ये फंक्शन को वैसे ही रहने देते हैं, t² प्लस 2, ये डेल ऑफ t हो जाएगा। और इस फंक्शन से भी क्या होगा, अगर हम लोग 2 कॉमन लें, ठीक है, चलिए इसको एक और स्टेप में करते हैं, इसको क्या लिखते हैं, डेल ऑफ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये t माइनस 2 हो गया। 2 कॉमन लेने के बाद अब ये पूरा t हो गया हमारा और ये अल्फ़ा हो गया, तो डेल ऑफ अल्फ़ा t क्या हो जाएगा,
1 अपॉन अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा की जगह क्या है 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डेल ऑफ टी माइनस 2। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट है, यहाँ भी डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट है, तो टी इक्वल्स टू 2 को क्या करेंगे, इस फंक्शन में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 और 2 2 जा 4 प्लस 2 इंटू 6 और डेल ऑफ टी माइनस 2, तो ये 3, आंसर हमारा क्या हो गया 3 इंटू डेल ऑफ टी माइनस 2। क्लियर है, 3 इंटू डेल ऑफ टी माइनस 2, टी हो गया हमारा आंसर। तो कुछ नहीं था इस प्रॉब्लम में, कुछ नहीं था, बस हमें क्या करना था, ये स्केलिंग वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी। स्केलिंग झूठ मूठ का इस टाइप के क्वेश्चंस को हाइप बना दिया गया मार्केट में कि बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अक्सर लोग भूल जाते हैं, कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम। बस हमें क्या करना, हम लोगों ने जितना भी कंसेप्ट को पढ़ा है, ठीक है, उसको हमें यूज़ करना आना चाहिए। देखिए, आपका सिग्नल एंड सिस्टम तभी स्ट्रांग हो सकता है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जो बात मैं बोल रहा हूँ कि सिग्नल एंड सिस्टम आपका तभी स्ट्रांग हो सकता है जब आप प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने में एक्सपर्ट हो। अगर आपने सारे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने में एक्सपर्ट हैं आप, तो आपका सिग्नल एंड सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा और आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है लेकिन आपको प्रॉपर्टीज यूज करने नहीं आती है, ठीक है, तो आपका थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी वीक रह जाएगा। ठीक है, आपको में भी हो सकता है कि आप सॉल्व कर लें उस चीज़ को, न्यूमेरिकल को आप लेंदी वे में सॉल्व कर ले, टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब भी आप कोई लेंदी वे अपनाते हैं तो वहाँ पे मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, आप जब भी कोई लेंदी वे से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको सिग्नल एंड सिस्टम में अगर कमांड करना है तो आपको क्या करना होगा, अपने जितने भी प्रॉपर्टीज़ है सिग्नल एंड सिस्टम में, आगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आएंगे, अभी हम लोग LTI सिस्टम में देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होगी। तो आपको प्रॉपर्टीज़ में अच्छा कमांड करना, जब तक आप प्रॉपर्टीज़ में अच्छा कमांड नहीं कर पाइएगा, आपका सिग्नल एंड सिस्टम का न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। चलिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए, ये -2π से 2π इंटू साइन ऑफ टी, साइन ऑफ टी इंटू डेल ऑफ 2t माइनस पाई। ठीक है, 2t माइनस पाई इंटू डी ऑफ टी। ठीक है, अगर जिसे स्केलिंग प्रॉपर्टी नहीं पता है, ठीक है, वो क्या करेगा, इस फंक्शन को क्या करेगा, अंदर वाला पार्ट 0 पुट करेगा, 2t माइनस पाई इज इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल्स टू π/2, t इक्वल्स टू π/2, ये फंक्शन बाहर लेगा क्योंकि π/2 उसे दिखेगा कि -2π से 2π के बीच लाई कर रहा है। उसने ये फंक्शन, ये प्रॉपर्टी तो चेक कर ली कि डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट जो आता है वो मतलब हमारा जो लिमिट है उसके अंदर लाई करना चाहिए, -2π से 2π के बीच में लाई करना चाहिए। उसने ये चेक कर लिया, उसने डेल ऑफ 2t माइनस पाई को 0 से इक्वेट किया और t इक्वल्स टू π/2 निकाल लिया। उसने क्या किया, 2t माइनस पाई को 0 से इक्वेट किया और t इक्वल्स टू π/2 निकाल लिया। ठीक है, अब वो इस t इक्वल्स टू π/2 को क्या करेगा, t इक्वल्स टू π/2 को साइन ऑफ t के जगह पुट कर देगा और इसे पूरा फंक्शन के बाहर ले लेगा और आंसर क्या लिख देगा, साइन ऑफ π/2। देखिए, उसने क्या किया, सारी प्रॉपर्टीज़ लगाई, उसने लिमिट चेक किया कि हमारा जो टी नोड आ रहा है वो इस लिमिट के अंदर आ रहा है कि नहीं। चलिए, इस लिमिट के अंदर आ रहा है। उसे ये भी पता था कि इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ टी इंटू डेल ऑफ टी माइनस टी नोड क्या होता है। अगर हमारा टी नोड लिमिट के अंदर, इंटीग्रेशन के लिमिट के अंदर आ रहा तो उसे ये भी पता था कि हमारा फंक्शन x ऑफ टी नोड हो जाएगा आंसर। चलिए, उसने सब कुछ लगा दिया, लेकिन ये आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया गलत। क्या उसने क्या ध्यान नहीं रखा, उसने ये ध्यान नहीं रखा कि यहाँ पे स्केलिंग प्रॉपर्टी यूज़ होगी। हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, कभी भी डेल का फंक्शन आए, इम्पल्स का फंक्शन आए तो हमें स्केलिंग वाला टर्म पहले सॉल्व करके ख़त्म कर देना है। स्केलिंग वाला टर्म से सॉल्व करके
ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया गलत। आप लोगों को क्या करना है, नोटबुक में इसे भी लिखना है, अपने नोटबुक में इसे भी लिखना है, यहाँ रेड मार्क कर देना, ताकि आप जब भी आप अपना नोटबुक रिवाइज करें तो आपको पता चले कि हाँ ये वाला प्रोसेस नहीं होगा, ये वाला प्रोसेस गलत है। या जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व करें या कभी भी किसी टेस्ट में या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपको ये कंसेप्ट दिमाग में आए कि ऐसा करना गलत है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्केलिंग वाली सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखेंगे 1/2 - 2 पाई से 2 पाई साइन ऑफ टी डेल ऑफ टी माइनस π/2, ठीक है। डेल ऑफ अल्फ़ा टी को हम लोग ने लिख लिया 1/α इंटू डेल ऑफ टी। अब क्या करेंगे, इस π/2 को, ये हमारा π/2 - 2 पाई से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा 1/2 साइन ऑफ π/2, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 1/2। हमारा आंसर कितना हो गया 1/2। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए अब हमें एक और प्रॉपर्टी देखनी है कि अगर मान लीजिए ये -∞ टू इन्फिनिटी x ऑफ t है, -∞ टू इन्फिनिटी x ऑफ t है, और यहाँ dk/dt ऑफ k है इंटू डेल ऑफ t माइनस t नॉट है, इंटू डेल ऑफ t माइनस t नॉट है, इंटू डी टी है, इंटू डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट इंटू डी टी है। तो ये क्या आएगा, इसकी ये प्रॉपर्टी निकालनी है। तो इसकी वैल्यू होती है -1 टू द पावर ऑफ k, ठीक है, -1 टू द पावर ऑफ k डी -1 टू द पावर ऑफ k डी के अपॉन डी टी के इंटू एक्स ऑफ टी एट टी इक्वल्स टू टी नॉट। क्लियर है यहाँ तक। अगर हमारा ये डिफ्रेंशिएशन नहीं रहता तो हमारा आंसर सिर्फ क्या आता है एक्स ऑफ टी नॉट। अगर टी नॉट -∞ के बीच लाई कर रहा है, ठीक है, तो अगर हमारा ये डिफ्रेंशिएशन वाला टर्म नहीं प्रेजेंट होता तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आता है एक्स ऑफ टी नॉट। ये डिफ्रेंशिएशन वाला टर्म है और इसकी ऑर्डर क्या है डिफ्रेंशिएशन की, के क्या डिनोट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ द डिफ्रेंशिएशन। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 टू द पावर k डी टू द पावर डी के अपॉन डी टी के इंटू एक्स ऑफ टी एट टी इक्वल्स टू टी नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। इस पर काफ़ी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं गेट CSE एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और यूनिवर्सिटी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसी पे बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं। जस्ट इस फॉर्मूला पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल लेते हैं, -∞ टू इन्फिनिटी e ऑफ e टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर e टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर d/dt ऑफ डेल ऑफ टी माइनस 10 इंटू डी ऑफ टी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया e टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर d/dt इंटू डेल ऑफ टी माइनस 10 इंटू डी टी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टी नॉट को चेक करना है ये लिमिट के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं। तो 10 हमेशा लाई करता है कहाँ, -∞ से इन्फिनिटी के बीच में। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा -1 टू द पावर k। तो k हमारा क्या है यहाँ पे, k इक्वल्स टू 1 है, तो -1 का पावर अगर 1 है तो हमारा आंसर आ जाएगा -1। तो ये हो गया -1। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है d/dt, और किसे डिफ्रेंशिएट करना है e टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर को। और फिर क्या करना है, t इक्वल्स टू कितने पुट कर देना है, 10 पुट कर देना है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये -1 इंटू -2 अल्फ़ा टी इंटू e टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी स्क्वायर एट
टी इक्वल्स टू 10। ठीक है, चलिए तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2 अल्फ़ा टी इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी स्क्वायर एट टी इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी स्क्वायर टी इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब टी इक्वल्स टू 10 पुट करो तो ये कितना आ जाएगा 20 अल्फ़ा और ई टू द पावर माइनस 100 अल्फ़ा। क्लियर है? ठीक है, चलिए सिली मिस्टेक्स तो कोई नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी नहीं है। आप लोग चेक कर लीजिए एक बार। टी इक्वल्स टू 10 पुट किया तो 20 अल्फ़ा इंटू ई टू द पावर माइनस 10 अल्फ़ा, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए तो ये सारे मतलब बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स है जो आपके बेसिक्स चैप्टर से अभी मतलब फर्स्ट चैप्टर से बन सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर से जो बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये उन क्वेश्चन में से एक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये एक्स ऑफ टी माइनस बी, ये माइनस बी है, ये माइनस ए है, ये जीरो है, ये ए है, ये बी है। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को इस फंक्शन को हमें क्या करना, रैम्प फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। हमें पता है रैम्प फंक्शन क्या होता है, आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी यू टी। ठीक है, आर ऑफ टी क्या होता है, टी यू टी, और इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी यू टी, इसका ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है। तब हमें इसे रैम्प फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। चलिए आप एक बार ट्राई कीजिए, रैम्प फंक्शन के फॉर्म में से रिप्रेजेंट करना। एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, एक बार आप ट्राई कीजिए। देखिए इसमें हमें क्या करना है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना, क्योंकि ये हमें एक रैंप जैसा दिख रहा, ये एक रैंप जैसा दिख रहा, और ये शिफ्टेड है कहाँ पे, टी इक्वल्स टू माइनस बी पे। ठीक है, अगर हम लोग इसे सिर्फ रैंप फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होगा, पहला फंक्शन ऐसा आएगा माइनस बी पे। ठीक है, और माइनस ए पे इतना ही स्लोप नहीं, अगर इसे हम लोग इतना ही स्लोप क्या किया गया है, माइनस ए पे माइनस किया गया। ठीक है, ये अगर माइनस ए है, ठीक है, तो ये यहाँ ये स्लोप और ये स्लोप दोनों इक्वल होना चाहिए, ताकि यहाँ से ये दोनों का जो समेशन आई वो ऑलमोस्ट जीरो आ जाए, और यह लाइन फिर क्या हो जाए, कांस्टेंट लाइन हो जाए। समझिएगा क्या बोलना चाह रहा। ये हमारा एक स्लोप था। ठीक है, माइनस बी पे हमारा एक रैम्प प्रेजेंट है, और टी इक्वल्स टू माइनस ए पे भी एक रैम्प प्रेजेंट हो, सच डेट इसके बाद हमारा ये स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये क्या करेगा, ये इसको नलीफाई कर देगा, ये वाला जो रैम्प फंक्शन है ये ऊपर वाले रैम्प फंक्शन को नलीफाई कर देगा, और इसका स्लोप ऑलमोस्ट जीरो कर देगा। ऑलमोस्ट क्या, जीरो कर देगा, इसका स्लोप जीरो कर देगा, तो हमें एक कॉन्स्टेंट लाइन मिल जाएगी। ठीक है, फिर टी इक्वल्स टू ए पे क्या है, फिर एक रैम्प है जो नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, ताकि फिर से हमारा जो रैम्प वो जो हमारा स्लोप आ गया वो नेगेटिव में आ गया, हमारा स्लोप क्या आ गया, डिक्रीजिंग आ गया।
तो ए पे फिर से एक स्लोप प्रेजेंट होगा जो डाउनवर्ड में होगा, और फिर बी पे एक और स्लोप प्रेजेंट होगा जो उसके बाद इसको नलीफाई, इस स्लोप को नलीफाई कर दे। ठीक है, बी के बाद भी हमारा स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया। तो पहला वाला तो रैंप फंक्शन ये डिनोट कर रहा है। दूसरा हमें क्या पता है कि स्लोप 0 हो गया, तो उतना ही स्लोप का एक रैंप लेंगे जो इस रैंप को नलीफाई कर देगा। फिर ए पे हमें क्या दिख रहा है, डिक्रीजिंग स्लोप, तो ए पे डिक्रीजिंग रैंप है। ठीक है, फिर बी पे क्या दिख रहा, बी पे फिर से 0 हो गया, तो बी पे क्या लिया हम लोगों ने, बी पे क्या लिया, फिर से एक रैंप लिया जो इस रैंप को नलीफाई कर देगा। तो ये बेसिकली हमारा रैंप फंक्शन है। अब हम लोग इसे लिखे अगर मैथमेटिकल फॉर्म में, अगर इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ये क्या होगा, सबसे पहले हमें ये स्लोप निकालना है। तो ये स्लोप क्या आएगा, a अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, ये आएगा a अपॉन बी माइनस ए, और ये आएगा माइनस a अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इस रैंप फंक्शन को लिखने का क्या फॉर्मूला, क्या तरीका होता है। सबसे पहले हम लोग स्लोप लिखते हैं। तो स्लोप क्या है, a अपॉन बी माइनस ए। उसके बाद रैंप जहाँ से स्टार्ट होता है वो लिखते हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट है, माइनस बी से, तो ये हो जाएगा आर ऑफ टी प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा आर ऑफ टी प्लस बी, प्लस होगा माइनस हो जाएगा कि फिर, क्योंकि हम लोग ने इतना स्लोप यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लिया था। अभी हम लोग ने जो देखा था ए पे कैसा स्लोप था, नीचे डिक्रीजिंग स्लोप था। तो माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, ए अपॉन बी माइनस ए आर ऑफ टी प्लस ए, ये हो गया। फिर ए पे क्या, फिर से डिक्रीजिंग स्लोप है, तो ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी माइनस ए आर ऑफ टी माइनस ए। ठीक है, फिर बी पे क्या आएगा, प्लस ए अपॉन बी माइनस ए इंटू आर ऑफ टी माइनस बी। ये प्लस क्यों किया, क्योंकि ये डाउनवर्ड आ रहा था। अब हमें इसे ऊपर शिफ्ट करके 0 करना है। ये कुछ ऐसा था, ये कुछ ऐसा था, अब हमें क्या करना है, इससे उठा के 0 पे लाना। ऐसा था, इसे उठा के 0 पे लाना। पहले क्या था, ए पे, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये ए है। ठीक है, देखिए ये ए है, चलिए इसे समझिए, ये ए है, ये बी है। ठीक है, यहाँ पे जो स्लोप था ये ऐसा था। ठीक है, डिक्रीजिंग। अब हमें बी पे क्या स्लोप है, 0। तो ये जो स्लोप अगर कंटिन्यू होता, ये स्लोप कंटिन्यू होता तो ऐसा जाता। बी पे हमें अगर 0 करना है तो यहाँ पे कुछ ऐड करके इसे 0 करना पड़ेगा। बी पे अगर हमें 0 करना है तो इसे, इस स्लोप को ऊपर करना पड़ेगा कुछ यूनिट। इस स्लोप को ऊपर करेंगे, कुछ स्लोप ऐड करेंगे इसमें, तब ये जो फाइनल स्लोप आएगा वो 0 आएगा। तो हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर हम लोग ए बी बाई ए को माइनस कॉमन ले लें, ए अपॉन बी माइनस ए कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, आर ऑफ टी प्लस बी माइनस आर ऑफ टी प्लस ए माइनस आर ऑफ टी माइनस ए प्लस आर ऑफ टी माइनस बी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा एक फंक्शन है, ये 2, ये 4, ये 2, ये 4। ठीक है, ये हमारे पास x ऑफ t प्रेजेंट है, ये t है। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हमारे बेसिक सिग्नल्स के फॉर्म में, यानी टेस्ट सिग्नल्स के फॉर्म में इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, टेस्ट सिग्नल्स के फॉर्म में इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है।
तो अगर हम लोग इस फंक्शन को टेस्ट सिग्नल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो सबसे पहले क्या है, 2 पे क्या है, हमें एक 2 हाइट का, ठीक है, एक यूनिट स्टेप दिख रहा है। अगर हम लोग इसे ऐसा, हम लोग क्या करते हैं, ऐसा इसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, इस सिग्नल को ब्रेक कर दिया। एट t = 2 पे क्या दिखा, हमें 2 एम्पलीट्यूड का यूनिट स्टेप दिखा, 2 एम्पलीट्यूड का यूनिट स्टेप दिखा। उसके बाद इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक रैंप फंक्शन है, ठीक है, इसकी स्लोप कितनी है 1। इसकी स्लोप निकालिएगा तो आप y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो स्लोप कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, ये स्लोप है। फिर उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, ये स्लोप ऐसे जा रहा था, इस स्लोप को 0 पहले किया, ठीक है। स्लोप 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्लोप डिक्रीज करना पड़ेगा, उतना ही एम्पलीट्यूड का डिक्रीज, उतना ही स्लोप का डिक्रीजिंग रैंप लगाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर क्या, एक फिर सडन सा चेंज है, ठीक है, इस टाइम इंस्टेंट पे एक सडन सा चेंज आया, ठीक है, t = 4। देखिए, ठीक है, अगर हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट में से ब्रेक करके समझा, अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता तो डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 पे एक यूनिट स्टेप है, उसे कंसीडर करते हैं, तो ये हो जाएगा 2u(t - 2), ठीक है। उसके बाद उस पर ही एक रैंप प्रेजेंट है, ये हो जाएगा r(t - 2), क्लियर है। फिर क्या, ये रैंप t = 4 पे आके उस स्लोप 0 हो गया, तो यहाँ पे एक डिक्रीजिंग रैंप आएगा r(t - 4), क्लियर है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड 4 हो गया, तो 4 एम्पलीट्यूड का यूनिट स्टेप डिक्रीज कर देंगे, -4u(t - 4), -4u(t - 4) को हम लोग ने डिक्रीज कर दिया, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, अब एक और सिग्नल लेते हैं, x(t) जो -t से t तक है और इसकी एम्पलीट्यूड a है, ठीक है। हमें क्या करना है, ठीक है, इस ट्रायंगुलर फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है, इस ट्रायंगुलर फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, मतलब डिफ्रेंशिएट कर करके हमें पहले, ये क्या है, ये अगर इसे हम लोग देखें ध्यान से, ये रैंप फंक्शन है, ये रैंप फंक्शन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यूनिट स्टेप फंक्शन मिलेगा, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यूनिट स्टेप को फिर से डिफ्रेंशिएट किया जाए तो इम्पल्स फंक्शन मिलेगा, क्लियर है। तो इसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर जब भी हम लोग रैंप को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है, जो इसका स्लोप है उतना यूनिट स्टेप का हाइट आ जाएगा। यहाँ पे एक यूनिट स्टेप आएगा, जिसका हाइट कितना है, इसके स्लोप के बराबर, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, a/t, ठीक है, a/t। फिर a/t अप टू कब तक, 0 तक, क्लियर है। ये हो गया a/t। फिर यहाँ से क्या है, डिक्रीजिंग स्लोप है, तो डिक्रीजिंग स्लोप फिर क्या देगा, नेगेटिव यूनिट स्टेप देगा, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड इसके स्लोप के बराबर होगा। तो इसका स्लोप क्या आएगा, -a/t, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब फिर से इसे अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, इसे डिफ्रेंशिएट करें तो इसे यूनिट स्टेप को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलता है, इम्पल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट पहले हमें यहाँ पे t और ये -t, t = t पे एक इम्पल्स मिलेगा जिसकी हाइट कितनी होगी, a/t,
ठीक है। टी इक्वल्स टू कैपिटल टी पे हमें एक इम्पल्स मिलेगा जिसकी हाइट कितनी होगी, a/t। ये कितना आएगा हाइट इसका, a/t, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, इस रास्ते से गए, इस रास्ते से गए, अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट से कहाँ आना है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए हमें कितना नीचे आना पड़ा, एक तो a/2 ये हो गया डिस्टेंस, a/2 ये डिस्टेंस हो गया, यानी टोटल 2a/t हो गया। a/t ये हो गया, a/t ये हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना नीचे आना पड़ा, 2a/t। तो 2a/t नीचे आना पड़ा, t इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू 0 पे 2a/t का नेगेटिव स्लोप आए, नेगेटिव इम्पल्स आएगा। ये कितना होगा, -2a/t, ठीक है। ये 0 है, ठीक है। फिर इस रास्ते से आगे गए, तो फिर हमें कितना ऊपर जाना पड़ा, a/t ऊपर जाना पड़ा, एट t इक्वल्स टू -t। तो -t पे a/t ऊपर जाना पड़ा, ये -t था, ये t था। हमें बस क्या करना है, इस पाथ को फॉलो करना है। जहाँ ऊपर जाना है वहाँ हम लोग पॉजिटिव इम्पल्स लगाएंगे, जहाँ नीचे आ रहे हैं तो वहाँ पे नेगेटिव इम्पल्स लगाएंगे, फिर जहाँ ऊपर जा रहे हैं वहाँ पॉजिटिव इम्पल्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर। इसको हम लोग ने डिफ्रेंशिएट किया, d/dt, फिर इसे यहाँ डिफ्रेंशिएट किया, d/dt, ठीक है। और इस इम्पल्स फंक्शन को लिख दिया, अगर डिफ्रेंशिएट करके लिखना हो, ठीक है। चलिए, ये प्रॉब्लम भी हो गई। ठीक है, तो ये सारे न्यूमेरिकल्स थे जो हम लोग ने देखे, ठीक है। इसमें से कुछ काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स भी थे, काफ़ी बेसिक लेवल्स के भी न्यूमेरिकल थे। अब हम लोग आते हैं जो नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे वो टाइम पीरियड पे करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने सिग्नल्स देखा था, पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक, वहाँ पर भी हम लोग ने टाइम पीरियड निकालना सीखा था। अभी कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिसमें हमें क्या करना है, टाइम पीरियड बेसिकली निकालना है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ e to the power j 2π/3 t प्लस e to the power j 3π/4 t। इसका टाइम पीरियड निकालना है। चलिए, इसका टाइम पीरियड निकालना, e to the power j 2π/3 t इंटू e to the प्लस e to the power j 3π/4 t। तो ω1 क्या हुआ, ω1 हो गया 2π/3 और ω2 इक्वल्स टू हो गया 3π/4, ठीक है। अब हमें ω0 लेना है। ω0 क्या होता है, HCF ऑफ ω1 और ω2, ठीक है। अब हमें एक चीज़ क्या ध्यान रखना, जब भी हम लोग फ्रैक्शन का HCF लें, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2/3 और 4/5 का HCF लेना है हमें, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन है, जैसे यहाँ एक फ्रैक्शन था, तो 2/3 और 4/5 का HCF लेना है। तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले टर्म का तो HCF ले लेंगे, नीचे वाले टर्म का LCM ले लेंगे। अगर हमें HCF लेना है 2/3 और 4/5 का, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस दोनों का ऊपर में HCF लेंगे और नीचे वाले टर्म का LCM लेंगे। क्लियर है। तो ये फ्रैक्शन का HCF निकालने का फॉर्मूला होता है, या फिर बोल सकते हैं वे ऑफ फाइंडिंग द HCF ऑफ ए फ्रैक्शन। तो HCF 2 और 4 का HCF क्या आएगा, 2, और 3 और 5 का LCM कितना आएगा, 15। तो टोटल HCF जो आया हमारा वो 2/15 आया। उसी तरह यहाँ आते HCF हमें किसका निकालना है, 2π/3 और 3π/4, इसका HCF निकालना। तो 2π और 3π का HCF क्या हो जाएगा, पाई, और 3 और 4 का HCF LCM 12। तो ये हमारा हो गया क्या, ω0। अब हमें पता है टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π/4।
ओमेगा नॉट यानी 2 पाई अपॉन पाई बाय 12 ऊपर आ जाएगा। हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 24। तो ये हमारा इस फंक्शन का टाइम पीरियड हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। cos पाई बाय 4n प्लस साइन पाई बाय 6n माइनस साइन पाई बाय 8n माइनस 2। ठीक है, कोई भी एक सिग्नल ले लिया। ठीक है, रैंडम सा एक सिग्नल है। तो यहाँ cos पाई बाय 4n है प्लस साइन पाई बाय 6n है प्लस साइन पाई बाय 8n है माइनस 2 है। ठीक है, इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या फ्रीक्वेंसी से मतलब है। तो इसका ओमेगा कितना आ गया पाई बाय 4, इसका ओमेगा कितना आ गया पाई बाय 6, इसका ओमेगा आ गया पाई बाय 8। ठीक है, ये तीनों का फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अब हमें क्या करना, हमें इसका क्या निकालना HCF। ठीक है, तो HCF अगर लेंगे तो पाई 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 का HCF क्या हो जाएगा पाई, और नीचे LCM लेना पड़ेगा। तो 4, 6 और 8 का अगर हम लोग LCM निकाले तो 24 आएगा। चेक कर लीजिएगा आप लोग, आई थिंक 24 आएगा। हाँ 24 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई के फॉर्म में लिखना है, जो कि स्मॉल m अपॉन कैपिटल N आएगा। ठीक है, ये डिस्क्रीट डोमेन की बात कर रहा है। कंटिन्यूअस डोमेन में तो डायरेक्ट निकल जाएगा, डिस्क्रीट डोमेन में हमें ऐसे निकालना। तो ओमेगा नोट अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल N की फॉर्म में आएगा। तो अगर हम लोग ओमेगा नोट अपॉन 2 पाई निकालें तो पाई बाय 24 अपॉन 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 अपॉन 48, 1 अपॉन 48 आ गया। ये इक्वल्स टू आ गया स्मॉल m अपॉन कैपिटल N। तो जो कैपिटल N की वैल्यू आ रही होगी ना, वही हमारा क्या हो जाएगा टाइम पीरियड। तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो कैपिटल N कितना आ गया 48। यहाँ से बस कंपेयर करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कर देना। कंपेयर करने पे जो n की वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा टाइम पीरियड। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है cos पाई n स्क्वायर अपॉन 8। इसका हमें टाइम पीरियड निकालना है, cos पाई n स्क्वायर अपॉन 8। अब देखिए ये यहाँ पे हम लोग जो नॉर्मल तरीका है उससे नहीं निकाल सकते। नॉर्मल तरीका जो है ओमेगा ओमेगा ले लेना इसका, फिर टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 पाई अपॉन ओमेगा से डिवाइड कर देना। वो वाला प्रोसेस यहाँ नहीं अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसे देखेंगे तो ये टी उतने टाइम के बाद रिपीट नहीं करेगा। अगर हम लोग यहाँ से निकाले इसे, इसका ओमेगा नॉट इक्वल्स टू पाई अपॉन 8 आ गया। ठीक है, पाई अपॉन 8 आ गया। तो अगर इसे ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई की फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो पाई अपॉन 8 अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 16 आ रहा। अगर हम लोग यहाँ m बाई n से कंपेयर करें तो n की वैल्यू 16 आ जा रही है। ठीक है, तो हम लोग इससे एक बार चेक करते हैं क्या करते हैं। अगर हम लोग को किसी भी सिग्नल का पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। किसी भी सिग्नल, कोई भी सिग्नल है हमारे पास, उसका पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे कि मतलब पहले देखेंगे कि उसका t इक्वल्स टू 1 पे कितनी वैल्यू आ रही है, t इक्वल्स टू 2 पे कितनी वैल्यू आ रही है, फिर t इक्वल्स टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चेक करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि कितनी वैल्यू के बाद वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये ऑर्थोडॉक्स तरीका है, मतलब नॉर्मल तरीका। अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो हर एक इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू निकालनी है, उसके बाद चेक करना है कि वो कितने टाइम के बाद रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना, कितने टाइम के बाद वो रिपीट कर रहा है ये हमें देखना। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, पहले n इक्वल्स टू 0 पे चेक करते हैं। अगर हमारा n इक्वल्स टू 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी cos 0, तो cos 0 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। फिर n इक्वल्स टू 1 रखा तो cos पाई बाई 8 आ जाएगा, cos पाई बाई 8 आ जाएगा। n इक्वल्स टू 2 रखा तो cos 2 2 जो 4 पाई बाई 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। n इक्वल्स टू 3 रखा
तो ये हो जाएगा 3 3 या 9π/8 cos 9π/8। तो 9π/8 को लिख सकते हैं हम लोग cos पाई प्लस π/8, ठीक है। n = 4 रखा तो cos 4 4 जा 16, ये cos 2π हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग n = 8 रखें, ठीक है, n = 8 रखें तो ये क्या हो जाएगा, cos यहाँ 8 8 जा 64/8 cos 8π हो जाएगा। तो cos 8π कितना होता है, cos 8π होता है 1। फिर n = 9 रखा तो ये क्या हो जाएगा, cos 9 9 जा 81π/8। तो इसे लिखे अगर हम लोग तो इसे लिख सकते हैं cos 10π + π/8। क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं, इसे हम लोग ने ब्रेक कर दिया cos 10π + π/8, तो cos 10π + π/8 कितना हो गया, cos π/8। फिर देखिए यहाँ पे n = 0 पे 1 आया था, n = 8 पे भी 1 आ रहा, n = 1 पे π/8 आया था, n = 9 पे भी π/8 आ रहा है। तो ये 8 के बाद 7 टर्म्स के बाद रिपीट हो रहा, 7 n = 7 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, कैपिटल N जो हो गया वो 8 हो गया। इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 8, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 तक आया तो 7 और एक 0 वाला 8, तो टोटल 8 टर्म्स के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, n = 8, ठीक है। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था, ये नॉर्मल वे से सॉल्व नहीं होता। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसे हमें नॉर्मल वे से जो नहीं सॉल्व होता उसमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स थे, जो हम लोगों ने अभी तक जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उस पर बेस्ड थे। ये जो फर्स्ट मॉड्यूल था, वो जो फर्स्ट चैप्टर था वो काफ़ी छोटा चैप्टर था, काफ़ी बेसिक चैप्टर था, इसीलिए इसमें मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी कम है। जो हमारा एग्ज़ाम्स होता है उसमें भी मतलब कम चांसेस है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो यही सारे क्वेश्चंस के टाइप में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा। जितने टाइप्स के मैंने क्वेश्चन कराए हैं इनसे बाहर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर ये सारा क्वेश्चंस कवर कर लिया तो आपका मैक्सिमम 95% क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। 95% क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं एग्ज़ाम्स में, चाहे हमारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, गेट का एग्ज़ाम हो, ESE का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर 1 कंप्लीट, मॉड्यूल 1 कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो LTI सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।